चलिए बच्चों, तो शुरू करते हैं वापस अपना कोलिजन का अगला टॉपिक। राइट, तो कोलिजन के अंदर अपन ने डिस्कशन किया था कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का। राइट, उसके बाद मैंने बताया था कि इलास्टिक कोलिजन के अंदर उसकी वैल्यू होती है 1 वगैरह। राइट, तो ये सारी बातें याद होनी चाहिए। मैंने फिर V1 V2 की वैल्यू फाइंड आउट करने का एक सीधा तरीका बताया था, तुम लोगों को याद हो तो V1 की वैल्यू क्या थी, P इनिशियल, फटाफट बोलो, फटाफट याद करो, P इनिशियल प्लस, अगर ये V1 है तो मैंने बोला था यहाँ पर लिख दो M2 E देन U2 माइनस U1, अगर M2 है तो यहाँ 2 देन M1 प्लस M2। याद हो गया भाई, छोटी सी चीज है, कोई बड़ी बात नहीं है। उसी तरीके से तुम्हारा V2 भी याद हो जाएगा, दैट इज P इनिशियल प्लस V2 है तो M1 देन E, और 1 है तो यहाँ U1 माइनस U2 डिवाइड बाय M1 प्लस M2। कोई बड़ी बात नहीं है, कर सकते हो आराम से। तो चलिए मैं सवाल देता हूँ। लेट्स से कि एक पार्टिकल है, इसका मास है 2 kg जो 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, दूसरा मास है 3 kg जो 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, नहीं जो 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, और दोनों के बीच में E की वैल्यू है 1/2। तो दोनों की मुझे फाइनल स्पीड निकालनी है। बहुत ही छोटा सा प्यारा सा सवाल है, इन्हीं फॉर्मूला का यूज करना है, और बट मैं मिटा रहा हूं उसको। जल्दी से, हाथ रुकने नहीं चाहिए। सबसे पहले V1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, या तो P इनिशियल फाइंड आउट कर लो क्योंकि वो दोनों के अंदर जरूरत पड़ने वाली है। तो P इनिशियल क्या होगा भाई, M1 U1 प्लस M2 U2, तो इसका 2 इंटू 10 प्लस इसका 3 इंटू 5, तो कितना आ गया 20 प्लस 15 विच इज 35 किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड। ये तो आ गया अपना सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम। तो V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, P इनिशियल प्लस M2E देन U2 माइनस U1 डिवाइड बाय M1 प्लस M2। तो P इनिशियल हो गया 35 प्लस M2 इज 3, E की वैल्यू 1/2, U2 माइनस U1, U2 है 5, U1 है 10 डिवाइड बाय M1 प्लस M2 विच इज 2 प्लस 3। राइट, तो सॉल्व करना है बस सीधा ही, 35 प्लस 3/2 माइनस 5 डिवाइड बाय 5, सो इट विल बी 70 माइनस 15 डिवाइड बाय 10, सो विच इज 55 डिवाइड बाय 10, तो 5.5 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 5.5 मीटर पर सेकेंड। उसी तरीके से V2 निकालेंगे, इट विल बी P इनिशियल प्लस M1E, M1 की वैल्यू है 2, E की वैल्यू है 1/2, देन यहाँ पर लिखा M1 तो यहाँ गया U1 माइनस U2, U1 माइनस U2 इज 10 माइनस 5 डिवाइड बाय M1 माइनस M1 प्लस M2 विच इज 5, 2 प्लस 3, तो ये कितना आ जाएगा, 2 कैंसल, 35 प्लस 5 डिवाइड बाय 5, सो दिस इज 40/5, करेक्ट, 40/5 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हें सिंपल से फॉर्मूले, छोटे से फॉर्मूले, सुंदर से प्यारे से फॉर्मूले यूज करने हैं V1 V2 निकालने के लिए। राइट, चलिए अब मैं इसके ही कुछ केसेस कराता हूं तुम लोगों को, इसी वाले फॉर्मूले के। एक दो बार देखो फॉर्मूले दिमाग में बिठा लो मस्त। लेट्स से जब अपन को E की वैल्यू दी है कितनी, 1, तब ये फॉर्मूले किस तरीके से होल्ड करेंगे। E की वैल्यू 1 दी है अपन को, तो M1 मास है U1 से जा रहा है, और M2 मास है वो U2 से जा रहा है। राइट, तो अपन को क्या करना है, P इनिशियल दैट इज इक्वल टू M1 U1 प्लस M2 U2, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ V1, मतलब आफ्टर कोलिजन जो स्पीड होगी V1 वो क्या होगी, P इनिशियल प्लस M2E U2 माइनस, सर बस करो बहुत हो गया, M1 प्लस M2। P इनिशियल क्या है, M1 U1 प्लस M2 U2
प्लस m2, e की वैल्यू 1 पुट करने की जरूरत नहीं है, अंदर मल्टीप्लाई कर दो m2 को, m2 u2 माइनस m2 u1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। तो देखो m2 u2 और ये हो जाएगा अपना m2 u1, राइट। तो अपनी वैल्यू क्या होगी देखो, m1 माइनस m2 इंटू u1 प्लस m1 प्लस m2 इंटू u2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 विच इज द वैल्यू ऑफ v1 हियर, राइट। और अपन को एक और कंडीशन इसके अंदर दे सकते हैं कि दोनों के दोनों मास की वैल्यू सेम है, मतलब तुम्हें ऐसा भी दे देंगे कि m1 दैट इज इक्वल टू m2 दैट इज इक्वल टू m, तो वो भी पुट कर देते हैं। तो अगर वो वाली वैल्यू पुट करें तो देखो v1 की वैल्यू क्या है, v1 इज बेसिकली इक्वल टू m1 माइनस m2 0, ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी 2m इंटू u2 डिवाइड बाई 2m। सो v1 की वैल्यू किसके बराबर आएगी, u2 के बराबर। और जब मैं v2 की वैल्यू निकालूंगा उसी तरीके से सेम मास के लिए निकालते हैं ना सीधा ही, v2 की वैल्यू क्या आएगी, p इनिशियल प्लस m1e u1 माइनस u2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, जो दोनों की वैल्यू सेम ही है वैसे। तो p इनिशियल लिख लेते हैं अपन m इंटू u1 प्लस m इंटू u2 प्लस m इंटू e की वैल्यू तो 1 है, u1 माइनस m u2 डिवाइड बाय ट्वाइस m। तो ध्यान से देखो m u2 कैंसिल, तो अपने पास ये कितना आएगा 2m u1 डिवाइड बाय 2m, तो v2 की वैल्यू हो गई u1। तो हुआ क्या यहाँ पर देखो, v1 की वैल्यू हो गई u1 और v2 की वैल्यू हो गई u2, मतलब ये दो भाई साहब थे एक दूसरे की तरफ भाग रहे थे या दूर जा रहे थे, लेकिन किसी ने इसको पकड़ लिया, इसने इसको पकड़ लिया, तो दोनों के दोनों जो है अपनी वेलोसिटी क्या कर देंगे, एक्सचेंज कर देंगे। मतलब कोलिजन के बाद जो इसकी जो स्पीड होगी वो जो उसकी इनिशियल स्पीड थी उसके बराबर हो गई, v2 की वैल्यू u1 के बराबर हो गई और v1 की वैल्यू u2 के बराबर हो गई। तो अपनी वेलोसिटी क्या हो गई बच्चों, इंटरचेंज हो गई, वेलोसिटी इंटरचेंजेस। कब हुआ ये, जब e की वैल्यू 1 है। इसको तुम लोग ऐसे भी लिख सकते हो, केस 1 पहला केस है अपना, ठीक है, जो वेलोसिटी इंटरचेंज हो गई, मास सेम थे तब। अब काफी बार ऐसे भी कोलिजन्स आते हैं कि बहुत ही बड़ा गेंडा है, ठीक है, बहुत ही बड़ा गेंडा है, उसके साथ कोई एक चींटी टकरा रही है ऐसा, राइट, कुछ ऐसा ही सीन मान लो। ठीक है, जैसे MK14 के सामने कट्टा R1895 है ना, तो ऐसा समझो एक बड़ा सा गेंडा है जिसका मास है m, और वो कुछ स्पीड से जा रहा है u1 से, और एक छोटी सी चींटी है जो रेस्ट पर है, बेचारी रेस्ट पर बैठी हुई है, उसको कोई मतलब नहीं है। तो जब ये गेंडा इससे टकराएगा तब इसका क्या हाल होगा, ठीक है, इसकी स्पीड क्या होगी, जिंदा तो बचेगा नहीं, ठीक है, बट कितनी स्पीड होगी वो बताना है अपन को। तो सिस्टम का मैंने इनिशियल मोमेंटम लिखा, वो आ गया mu1, दोनों के बीच में जो e है, लेट्स से e की वैल्यू क्या दी है अपन को, 1 दी हुई है। तो मैं एक और कंडीशन पे एज्यूम, जैसे ये तो ऑब्वियस सी बात है, m इज वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल m, जो बताइए कि बहुत ही ज्यादा बड़ा गेंडा है ये, ठीक है। एक तो आते गेंडे, फिर आते बहुत बड़े गेंडे, फिर आते अल्ट्रा गेंडे, है ना, इस तरीके से। तो एक अल्ट्रा प्रो मैक्स गेंडा है ये। तो mi इज इक्वल टू mu1, pi इज इक्वल टू mu1। टकराने के बाद फाइनल स्पीड होगी v1, v1 किसके बराबर होगी, p इनिशियल प्लस m2 into e which is 1, then u2 minus u1, u2 क्या है 0, minus u1 क्या है u1, डिवाइड बाय m प्लस स्मॉल m, राइट।
So this is basically m into u1 minus m2 into m2 is m minus u1 divided by m plus m. तो ध्यान से देखोगे ना तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं m माइनस एम डिवाइड बाय m प्लस m इंटू u1। तो भाई ये m की वैल्यू बहुत छोटी है, ऐसा समझो कि ये 1000 केजी का गेंडा है और वो 1 ग्राम की चींटी है। तो 1000 में से 1000 केजी में से 1 ग्राम माइनस गया तो इसको कोई फर्क भी नहीं पड़ा। उसी तरीके से इन दोनों को ऐड भी करूंगा तो 1000 में 1 ग्राम आ भी गया तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट, जिंदा ही रहेंगे वो लोग। तो इस m को मैं इसके कंपेयर में निगलेक्ट कर सकता हूं, तो इन दोनों को मैं m मतलब m माइनस m को भी मैंने किसके बराबर लिखा, कैपिटल M के बराबर, और m प्लस m को भी किसके बराबर रखा, कैपिटल M के बराबर। तो अपने पास v1 की वैल्यू क्या आएगी, u1 के बराबर। मतलब कि टकराने के बाद भी इस गेंडे की स्पीड u1 ही रहेगी, भाई गेंडे को थोड़ी कुछ फर्क पड़ेगा, राइट, वो टकराने के बाद भी वो गेंडा ही है तो उसकी स्पीड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको पता भी नहीं चला कि ये इससे टकरा भी गई। लेकिन इसकी स्पीड क्या होती है वो निकाल लेते हैं एक बार। v2 इस बेचारे की स्पीड क्या हो जाएगी, p इनिशियल प्लस m1 विच इज कैपिटल M इनटू m1 है यहाँ पर तो u1 माइनस u2 और u2 है 0 डिवाइड बाय m प्लस m। तो ये क्या आ गया, m u1 प्लस m u1 और m प्लस m को क्या लिख सकता हूँ, m। तो ये क्या आ गया बच्चों, 2u1 v2। मतलब ये चींटी तो बेचारी एकदम शांति से बैठी थी लेकिन उसकी स्पीड गेंडे की स्पीड से डबल हो गई। मतलब लेट्स से कि ये गेंडा 10 मीटर पर सेकंड से भाग रहा था, ठीक है, तो चींटी बेचारी बैठी थी, इससे टकराया तो गेंडे की स्पीड कितनी हो गई बच्चों, उसकी 10 ही रही, बट इसकी बेचारी की 20 हो गई है ना। तो ये सीन हुआ यहाँ पर। तो इस तरीके से तुम लोग केसेस बना सकते हो जब भी एक मास बहुत बड़ा दिया है और एक मास बहुत छोटा दिया है, राइट। अब चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं कोलिजन पे, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पे। अब जैसे मैंने E का तुम्हें फॉर्मूला बताया था विच इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो उसके अंदर एक बहुत ही अच्छी बात छुपी हुई है, तुम्हें समझनी है। जो मैंने बताया तुम्हें लाइन ऑफ इम्पैक्ट, ठीक है, वो लाइन ऑफ इम्पैक्ट तुम्हें समझना है। लेट्स से मुझे ऐसा दिया है कि क्या दिया है, मैं क्या पढ़ा रहा था, यस, अपन पढ़ रहे थे मासेस की बातें, ठीक है। तो दो अपन को मासेस दिए हुए हैं, राइट, m1 एंड m2। p इनिशियल निकाल सकते हैं अपन, p फाइनल निकाल सकते हैं। E की वैल्यू क्या लिखी थी अपन ने, v2 माइनस v1 डिवाइड बाय u1 माइनस u2 which is basically velocity of separation divided by velocity of approach, ठीक है। तो ये जो है ना, ये जो भी वैल्यूज है v2 minus v1 and u1 minus u2, these are the velocities along line of impact। जिस लाइन के along impact हो रहा है ना, उसी लाइन के लॉन्ग की ये वेलोसिटी है। अभी मैं एक दो सवाल कराऊंगा तो तुम्हें आइडिया आ जाएगा कि ये v2 v1 का ये मतलब क्यों बोला अभी, ठीक। काफी सारे केसेस आएंगे जिसके अंदर इसकी वैल्यू हमें अलग लेनी पड़ेगी। क्या अलग लेनी पड़ेगी, कैसे अलग लेनी पड़ेगी, सारी डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले एक बेसिक सवाल, लेट्स से ये ग्राउंड है और एक बॉल है जो v0 स्पीड से नीचे जा रहा है, मैं फेंका v0 स्पीड से जोर से। ग्राउंड और बॉल के बीच में जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है वो कितना है, E है। तो मुझे क्या करना है, इस वाले बॉल की टकराने के बाद स्पीड क्या होगी वो बतानी है। ओके भाई, टकराने के बाद क्या स्पीड होगी इसकी, टकराने के बाद ये कुछ ऊपर के डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। तो E का फॉर्मूला क्या है भाई, E का फॉर्मूला है भाई v2 माइनस v1 डिवाइड बाय u1 माइनस u2। पहली बात, लेट्स से
ये जो बॉल है वो 1 है और ये ग्राउंड है वो 2 है, राइट। तो ग्राउंड भागता थोड़ी है अपने रिस्पेक्ट में, वो तो रेस्ट पर ही है। तो u2 विच इज द इनिशियल स्पीड ऑफ ग्राउंड वो भी 0 है, एंड v2 विच इज द फाइनल स्पीड ऑफ द ग्राउंड वो भी 0 है। मतलब बॉल गया वापस भी चला गया तो ग्राउंड तो रेस्ट पर ही रहेगा ना, तो दोनों इनिशियली 0 ही है, राइट। नाउ अपने पास आ जाएगा u1 की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, माइनस v0, माइनस क्यों लिखा, क्योंकि वो नीचे जा रही है। तो ये वाली चीजें तुम्हें थोड़ी बहुत ध्यान में रखनी है कि प्लस आया वहां प्लस लिखना है, माइनस लिखना है माइनस लिखना है, इस तरीके से। यस, तो u1 इज इक्वल टू माइनस v0, तो ये क्या आ जाएगा v2 माइनस v1। v2 जो अपन को निकालना है विच इज द फाइनल स्पीड ऑफ द बॉल, नहीं v2 तो 0 है, अपन को निकालना है v1, राइट। तो ये तो 0 है, माइनस v1 डिवाइड बाय u1 which is minus v0 minus u2 is 0 and that is equal to e। तो देखो माइनस v1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस ev0, तो v1 की वैल्यू क्या आ जाएगी ev0। मतलब अगर कोई बॉल है वो v0 स्पीड से नीचे जा रहा है और इसके और ग्राउंड के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ रेस्ट्रिक्शन अगर e है, तो वापस टकराने के बाद इसकी जो स्पीड है वो ev0 हो जाएगी। सिंपल, एक सिंपल क्लैरिटी, सिंपल छोटे शब्दों में e टाइम्स हो जाएगी, बस ये याद रखो। कैसे आया क्या आया भूल जाओ, ठीक है, ev0 हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। ये वाली बात याद रखनी है, नोट कर लो, समझ लो अच्छे से। डाउट्स आ रहा है तो पूछ लो खुद से, यस, मेरे से लेक्चर में पूछ लेना। यस, वीडियोस देखा करो, है, वीडियो देखोगे तो हमें भी अच्छा लगेगा, यू सी, है ना। चलो अब लेट्स से ग्राउंड है, लाइन ड्रॉ करिए, एक बॉल है, वो इस डायरेक्शन में इधर टकराता है और टकरा के इधर इस डायरेक्शन में जाता है। यहाँ पर जो E है उसकी वैल्यू दी है 1/2, राइट। E की वैल्यू मुझे दी है 1/2। अब E की वैल्यू 1/2 है, लेट्स से इसकी जो स्पीड है, ठीक है, इनिशियली इस डायरेक्शन में वो है 10 मीटर पर सेकेंड, तो मुझे उसकी फाइनल स्पीड निकालनी है। फाइनल स्पीड क्या रहेगी, ठीक है, टकराने के बाद अगर E की वैल्यू है 1/2 और मुझे लेट्स से ये एंगल दिया है 37 डिग्री, तो फाइनल स्पीड बतानी है। E की वैल्यू भी तुम्हें पता है, यहाँ पर ट्राई करो इसको। वेलोसिटी अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट ही चेंज होगी, ध्यान में रखना। ओनली वेलोसिटीज अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट विल चेंज। राइट, तो देखो अगर ये 37 है तो ये है 53, तो ये 10 के दो कंपोनेंट निकाल सकते हैं अपन, एक तो tan cos 53 एंड tan sin 53। tan cos 53 is basically 6 and tan sin 53 is 8। टकराने के बाद क्या होगा ये समझना है तुम्हें, ठीक है। तो देखो इनिशियली, अब देखो हमें क्या करना है, ये जब यहाँ टकराएगा तो ये होगा लाइन ऑफ इम्पैक्ट। ग्राउंड और बॉल के बीच में बॉल नॉर्मल लगाएगा, ग्राउंड नॉर्मल लगाएगा, ठीक है। तो ये होगा लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो हमें इसी डायरेक्शन की वेलोसिटीज चेंज करनी है, 6 बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। उसका मतलब टकराने के बाद भी इस डायरेक्शन में तो स्पीड कितनी ही रहेगी, 6 ही रहेगी, ठीक है। और ये वाली स्पीड कितनी हो जाएगी, देखो तुम लोग फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। E इज इक्वल टू क्या होता है, v2 माइनस v1 डिवाइड बाय u1 माइनस u2। ये है सेकंड, ये है फर्स्ट, तो भाई अपना u2 भी 0 है एंड v2 भी 0 है, क्योंकि वो क्या है, एक वॉल है, जो एक दीवार है, ग्राउंड है, जो कभी मूव नहीं कर सकता,
हमारी तरह, तो ये है 0 दोनों। उसके बाद u1 की वैल्यू क्या है बच्चों, -8 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वो नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो अपन को v1 की वैल्यू निकालनी है। तो e की वैल्यू दी है 1/2, v2 इज 0, माइनस v1 डिवाइड बाई u1 इज -8 माइनस 0, तो u1 की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 4 मीटर पर सेकेंड। और मैंने तुम्हें बोला ही कि सिर्फ और सिर्फ इस डायरेक्शन की ही स्पीड चेंज होगी, मतलब वेलोसिटी अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट ही चेंज होगी, और वो कितना e टाइम्स हो जाएगी। तो अगर 8 है तो हो जाएगा e इंटू 8, तो 4, खत्म। मैग्नीट्यूड क्या आ गया स्पीड का, 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर विच इज √52, 36 प्लस 16, यस। तो इस तरीके से अब ये सेम सवाल ऐसे भी आ सकता है, बॉल तुम्हें ऐसे दे देंगे, बॉल है वो ऐसे गई है, तो सिर्फ और सिर्फ देखो ये कुछ लेट से 20 है, ये एंगल 37 है, तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे 16 एंड 12। तो तुम्हें 12 को कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ 16 चेंज होगा, क्योंकि ये जैसे ही यहाँ टकराएगा ना, तो सिर्फ और सिर्फ ये वाली अब लाइन ऑफ इम्पैक्ट होगी ये वाली, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ इस डायरेक्शन में जो स्पीड के कंपोनेंट हो गए ना, वही चेंज हो गए, लाइन ऑफ इम्पैक्ट कह लो, बस इतना सा बात तुम लोग को याद रखना है, ठीक है। अब देखो हमारा जो फेवरेट टॉपिक था प्रोजेक्टाइल, जिसके अंदर हम चप्पलें फेंकते थे एक दूसरों की तरफ, ठीक है, तो उसके अंदर कोलिजन का यूज कैसे आएगा। काफी बार अपने को जैसे प्रोजेक्टाइल में हो सकता है किसी को सवाल आया हो कि हमने किसी बॉल को प्रोजेक्टाइल किया, हमने रेंज निकाली, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला, जो भी कुछ निकाला, मैक्सिमम हाइट निकाली। अब रेंज जो है आगे भी तो जाएगा बॉल, ऐसा थोड़ी है कि वहीं के वहीं रुक जाएगा, आगे भी जाएगा, राइट। आगे कितना जाएगा, रेंज क्या होगी, वो सारी चीजें निकालते हैं। यस, लेट्स से एक पार्टिकल को मैंने प्रोजेक्टाइल किया है कुछ, ठीक है, कुछ स्पीड के साथ, कुछ u स्पीड के साथ, तो इसके थीटा एंगल है, तो इसके दो कंपोनेंट आ जाएंगे ux एंड uy, तो कुछ इस तरीके से आएगा। और मुझे ऐसा दिया है कि बॉल और ग्राउंड के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है दैट इज e, इतनी वैल्यू मुझे दी है, मैंने एक प्रोजेक्टाइल को ऐसे फेंका हुआ है, तो वो यहां से आ गया। अब क्या होगा, अब e दिया हुआ है, अगर e 1 दिया होता तो एनर्जी का लॉस नहीं होता, ये वापस ऐसे जाती, फिर वापस ऐसे ऐसे, फिर वापस ऐसे ऐसे होती रहती, बट e दिया है, e दिया है, e इज ग्रेटर देन 1 है, उसका मतलब एनर्जी का लॉस है। धीरे धीरे क्या होती जाएगी प्रोजेक्टाइल, इस तरीके से होती जाएगी, कम होती जाएगी ऐसे, ठीक है। पानी के अंदर वो फेंकते हैं ना पत्थर, ऐसा होता है, देखा होगा तुम लोगों ने किया है तो, राइट। तो ux एंड uy दो कंपोनेंट आ गए। तो पहली रेंज है r1, r1 की वैल्यू तुम्हें पता है क्या होती है, 2ux uy by g which is the range of the projectile, जो याद करने की जरूरत नहीं है। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा, 2uy by g। अब ध्यान से देखोगे तो जब पार्टिकल यहाँ टकराएगा, ठीक है, टकराएगा, तब उसके बाद दो टाइप की स्पीड होती है, एक ये वाली होती है, एक ये वाली होती है, जिसमें ux तो बेटा कभी चेंज ही नहीं होगी, ux तो कभी चेंज ही नहीं होती, याद हो तो, बिकॉज देयर इज नो एक्सेलरेशन इन दिस डायरेक्शन, बट उसके पास uy रहेगी। लेकिन जब जैसे ही वो टकराया तो कोलिजन हुआ, कोलिजन हुआ तो वेलोसिटीज अलोंग दिस लाइन ऑफ इंपैक्ट विल चेंज, तो उसकी सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल स्पीड रहेगी ux, और वर्टिकल स्पीड क्या रहेगी, e इंटू uy। तो अब जो नई प्रोजेक्टाइल ये वाली हो रही है, उसमें ये वाली स्पीड है ux और ये वाली स्पीड है euy, राइट। सो व्हाट इज द रेंज r2, मतलब सेकंड रेंज आफ्टर फर्स्ट कोलिजन। तो r2 की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, देखो 2ux इंटू uy की वैल्यू अब क्या है, e इंटू uy बाई g, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ e इंटू r1। उसी तरीके से सोचो बच्चों, जब वो वापस यहाँ पर आएगा तो ये तो ux ही रहेगा, बट ये हो जाएगा e इंटू uy, जब वो वापस आएगा तब। जब वो वापस टकराएगा तो वापस ऊपर जाते टाइम उसकी स्पीड e टाइम्स हो जाएगी, तो अब ये वाली स्पीड क्या हो जाएगी, e स्क्वायर इंटू uy।
फिर वापस अपन तीसरी रेंज निकाल सकते हैं R3। तो देखो R3 की वैल्यू क्या आएगी, e square ui into 2ux divided by g। So this is basically e square into 2ux ui by g, या तो तुम लोग लिख सकते हो e square into r1। ठीक, अब तुम लोगों को nth रेंज लिखनी है। तो ध्यान से देखो, फर्स्ट वाले रेंज लिखते थे तब e की पावर 0 है, e रेस टू कुछ नहीं है। सेकंड वाले लिखते थे तो e रेस टू 1 है। थर्ड वाले लिखते थे तो e रेस टू 2 है। तो n वाले लिखेंगे तो क्या आएगा, e रेस टू n minus 1 into r1, and where r1 is 2ux ui by g। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है। ठीक है, nth रेंज निकालनी है, किस तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे ही तुम लोगों ने रेंज निकाली उसी तरीके से टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकाल सकते हो। राइट, टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे मिलेगा अभी, टाइम ऑफ फ्लाइट t1 क्या है 2ui by g, t2 क्या हो जाएगा बच्चों 2 into eui by g, t3 क्या है 2 into e square ui by g। समझ में आ रहा है ना क्या है इसमें, 2 ui by g तो करना है, सब में ui तो चेंज हो रहा है, यहाँ पे ui था या eui था या 2, इस तरीके से। ठीक है, तो उसी तरीके से tn निकालना है nth, तो e raised to n minus 1 into ui by g आएगा tn। तुम्हें ऐसा भी पूछते हैं काफी बार कि व्हाट इज द टोटल रेंज, मतलब सारी रेंज का समेशन कर दो भाई। ठीक है, r टोटल, तो r1 से लेके rn का समेशन कर दो। तो सब में देखो क्या आएगा, rn को भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ e raised to n minus 1 into r1, तो r1 कॉमन 1 plus e up to e raised to n minus 1, बस खत्म, ये होगी टोटल रेंज। उसी तरीके से टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये रेंज टाइप के जो सवाल है वो तुम्हारे पास आ जाएंगे। राइट, इस तरीके से। अब मैं तुम्हें एक सवाल होमवर्क में दे रहा हूँ। राइट, तुम्हें सॉल्व करना है। क्लास के अंदर डाउट सेशन के अंदर मुझे इसका सॉल्यूशन पूछ सकते हो। खुद से सॉल्व करना है इसको। लेट से मुझे ऐसा दिया है कि ग्राउंड है, किसी h हाइट के टावर से मैंने एक बॉल को फेंका है नीचे। ठीक है, तो बॉल नीचे आएगा तो कुछ उसको टाइम लगेगा आने में। अगर कोई एनर्जी का लॉस नहीं होता तो वापस उतना ही ऊपर ऐसे ऐसे होता रहता है। बट अपने को पता है रियलिटी में क्या होता है, कुछ ना कुछ तो कोलिजन होगा ही, एनर्जी का लॉस होगा ही। तो लेट्स से ई है, तो टकराने के बाद वो कुछ ना कुछ हाइट से जाएगा, फिर वापस नीचे आएगा, वापस टकराएगा, वापस स्पीड में चेंज आएगा, तो वापस ऐसे, तो ऐसे ऐसे होता रहेगा, फाइनली वो रेस्ट पर आ जाएगा। तो मुझे क्या करना है, यहाँ से आने में कुछ टाइम लगेगा, फिर यहाँ से आने में निकाल सकते हो मोशन का फॉर्मूला यूज करके। बस यहाँ पर कोलिजन का और कंसेप्ट ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है इस सवाल के अंदर, टोटल टाइम कितना रहेगा बिफोर कमिंग टू रेस्ट। रेस्ट पर आने से पहले टोटल टाइम इसको कितना लगेगा। जैसे h हाइट से नीचे आने में टाइम कितना लगता है, √2h/g, अगर याद हो तो। ठीक है, तो इस तरीके से करना है, टोटल टाइम निकालना है। बाकी मिलते रहेंगे अपन इसी तरीके से, चलते चलते सोते सोते। हाँ।